नमस्कार, गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। इकॉनमी का ये हमारा 7वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने रोजगार के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रोजगार के प्रकार पढ़ लिए थे। फिर हमने रोजगार के प्रकारों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में जाना था। फिर दो अन्य कैटेगरी भी थी रोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनको भी समझ लिया था, ठीक है। और रोजगार का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ये भी हमने दो संस्थाओं के बारे में जान लिया था कि एक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक संस्था है एनएसओ द्वारा रोजगार का मापन किया जाता है, और दूसरा श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार और बेरोजगारी का मापन किया जाता है, ठीक है। अब हम जब रोजगार का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रोजगार के टॉपिक में हम एनएसओ द्वारा जो लेटेस्ट वर्ष 2011-12 में जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे किया गया था, उसके डाटा क्या कहते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, एनएसओ किसी भी लार्ज स्केल के सर्वे के लिए पूरी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में बांटता है। पहली कैटेगरी होती है वर्कफोर्स, मतलब जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी होती है अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, दे आर नॉट अवेलेबल। अब वर्कफोर्स में होंगे तो वो रोजगार में है, अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि वो काम करने के लिए अवेलेबल हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जैसे क्या आ जाएंगे, जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के शिशु हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो वृद्ध हैं, ये सब लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये सब लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो इन सब का भी सब कैटेगराइजेशन है। तो एनएसओ ने जो 3 कैटेगरी में बांटा, तो उसमें ये पहली और दूसरी कैटेगरी जो है ये हमारी लेबर फोर्स कहलाती है, ठीक है। पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो जब हमें लेबर फोर्स डिटरमाइन हो गई तो लेबर फोर्स में कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में कौन सा रोजगार है, ये सारे आंकड़े लेबर फोर्स के मुताबिक हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो ना यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है, सारणी बना रखी है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि आपका संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर है आपका औपचारिक रोजगार यानी कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, और अनौपचारिक रोजगार इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब संगठित क्षेत्र में कितना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, कितना इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ये देखेंगे। फिर असंगठित क्षेत्र में कितना फॉर्मल है, कितना इनफॉर्मल है। फिर टोटल हमारा कितना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, टोटल हमारा जो वर्क ये लेबर फोर्स है, तो लेबर फोर्स का कितना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और कितना इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ये जानते हैं, ठीक है। तो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जो संगठित क्षेत्र था, संगठित क्षेत्र में जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट था वो 7.7% था, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र में जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट था, तो असंगठित क्षेत्र में तो वैसे भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आपको रोजगार संबंधी जो लाभ होते हैं, जैसे बीमा का लाभ, पेंशन का लाभ, ये सारे लाभ मिल रहे हो, आपको मेडिकल की सुविधाएं मिल रही हो, तो वो सारे लाभ मिल रहे हो, और आपका जॉब स्थायी हो, आपको बिना नोटिस के ना निकाला जा सके, बिना कंपनसेशन के आपको जॉब से ना हटाया जा सके, तो वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि आपका असंगठित क्षेत्र में ये रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें देख लीजिए लेबर फोर्स का सिर्फ 0.4% ही असंगठित क्षेत्र में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और टोटल जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो 8.1% है, ठीक। अब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कितना है, 9.3%, और असंगठित क्षेत्र में तो वैसे भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ही होगा, ये तो तय है। तो ये है 82.6%। और टोटल जो आपका इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक रोजगार,
तो अनौपचारिक रोजगार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक रोजगार के अंतर्गत दो प्रकार के रोजगार आते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदात्मक, और दूसरे जो मैंने आपको बताए थे वो कैजुअल लेबर, ठीक है, जो डिमांड के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना कैजुअल लेबर और कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं, तो ये हमारे 91.9% लोग हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो 100% लेबर फोर्स है उसका हम देख रहे हैं कि जो औपचारिक रोजगार है लेबर फोर्स, 100% लेबर फोर्स का लगभग 8% जो है वो औपचारिक रोजगार है, और 91.9% या आप इसको कह लीजिए कि लगभग 92% जो है वो अनौपचारिक रोजगार है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। अब इस पूरी टेबल में दो जगह प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी जगह हैं वो एक तो ये जो आंकड़ा है आपका कि हमारा जो औपचारिक रोजगार है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ 8.1% है, और दूसरा आंकड़ा ये है 9.3% का कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, यानी कि संगठित क्षेत्र में जो औपचारिक रोजगार है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, वो 7.7% है, जबकि उससे ज्यादा अनौपचारिक रोजगार है। तो ये संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार ज्यादा होना, ये भी एक हमारा आंकड़ा गड़बड़ है। तो अब हम जानते हैं कि भाई हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या औपचारिक रोजगार केवल 8% ही क्यों है टोटल वर्कफोर्स का। तो इसका रीजन ये है, लेबर फोर्स का, तो इसका रीजन ये है कि अभी भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसीलिए जो है अभी हमारे पास उतने संसाधन नहीं आ पाए हैं कि हम लेबर फोर्स के एक बड़े हिस्से को औपचारिक रोजगार या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दे सके। अब जो दूसरा हमारा आंकड़ा है कि संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार ज्यादा क्यों है। अब ये समस्या देखिए, ये तो सभी डेवलपिंग कंट्रीज में होता है कि भाई मतलब कि जो अभी जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम होता है, औपचारिक रोजगार कम होता है, ये तो चलो एक विशेषता हो गई। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा हो। संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार ज्यादा होना ये भारत की एक समस्या है। उस समस्या का कारण क्या है? उसका कारण है हमारे लेबर लॉज। हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो ये जो हमारे लेबर लॉज हैं और हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज हैं, ये हमारी थोड़ी सी जटिल हैं, क्रिटिकल हैं। इसलिए जो है हमारा जो संगठित क्षेत्र में हमारा औपचारिक रोजगार कम है और अनौपचारिक रोजगार ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, इसका उपाय ये हो सकता है कि भाई अपने लेबर लॉज को थोड़ा सा इजी किया जाए, उनको रियलिस्टिक बनाया जाए, हायरिंग फायरिंग पॉलिसी को भी थोड़ा सा इजी किया जाए, रियलिस्टिक बनाया जाए। पर इसमें एक समस्या आ जाती है, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें शोषण होने की संभावना है, ठीक है। अब इसीलिए जो है ना बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लेबर लॉज को दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट कर भी रही है, गवर्नमेंट ने किया भी है पीछे। क्योंकि अगर हमारे लेबर लॉज जटिल होंगे तो इसका इम्पैक्ट जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे पड़ेगा। गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले कि हमारे यहाँ देश में निवेश बढ़े, लेकिन निवेश इतना नहीं होगा। अगर निवेश होगा भी तो वो ज्यादा कौन सा होगा? पूंजी प्रधान, यानी कि जिसमें जो है ना ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां ज्यादा लगेंगी, श्रम प्रधान फैक्ट्रियां हमारे देश में कम लगेंगी, ठीक है। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो है ना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लेबर लॉज की वजह से ही जो है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर वो करता है तो उससे क्या होता है कि निकालना टफ हो जाता है, निकालना टफ हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ना उसमें फिर जो लेबर यूनियन होती हैं उनके भी मैटर आ जाते हैं, उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स भी आ जाती है, और जो है अब इकोनॉमी में बूम की कभी सिचुएशन रहती है और कभी मंदी की सिचुएशन रहती है। अगर उसको हम अगर जो फर्म है अगर वो औपचारिक रोजगार में रखेगी तो जब वो मंदी की सिचुएशन में होगी तो वो आसानी से
फायर नहीं कर पाएगी अपने स्टाफ को, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए, और अगर वो प्रोडक्शन उनका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, तो फिर वो सैलरी कहाँ से देंगे। तो मजबूरी में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनको घाटे में अपना सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो है लेबर लॉस को थोड़ा सा इजी किया जाए, हमारी हायरिंग फायरिंग पॉलिसी को थोड़ा रियलिस्टिक बनाया जाए, और इस तरीके से इनको सेट किया जाए कि इसमें सामाजिक सुरक्षा भी बनी रहे, शोषण भी ना होने पाए, और साथ ही साथ जो है ना प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे। क्योंकि एक समय के बाद जब आदमी सोचता है कि अरे चलो मेरी तो पक्की नौकरी लग गई है, तो उसके बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर अंतर आ जाता है, ठीक है, और वो फिर जो ना एक तरीके से कंपनी पे बोझ बन जाता है। तो ऐसे लॉज हों कि जो एम्प्लॉयड है, जो बंदा एम्प्लॉयड है, उसको भी ये रहे कि नहीं मुझे आउटपुट देना जरूरी है, और कंपनी को भी ये रहे कि हाँ भाई मुझे जो है ना इस तरीके से इनसे डील नहीं करनी है, इनका भी मुझे ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन किया जा सकता है। अब उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो हमारे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, उसने जो है एक एम्प्लॉयमेंट पे सर्वे किया था। एम्प्लॉयमेंट पे सर्वे किया था कि वर्ष 2004-5 से 2018 के बीच जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या रहा है, इस पे एक सर्वे किया, ठीक है। इनका जो सर्वे था वो तीन सर्वों पे तीन जो सर्वे हुए थे पिछले, उन पर आधारित था। एनएसओ देखिए, एनएसओ जो है वो एक तो लार्ज स्केल पे सर्वे करता है, तो वो कभी कभी जो है ना वो 10 साल में या 5 साल में या 7 साल में करता है, तो वो लार्ज स्केल पे होता है, उसमें जो है ना बहुत ही गहराई से सर्वे किया जाता है। और उसके बाद एनएसओ एक पीरियोडिक सर्वे भी करता है जो एनुअली होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक सर्वे एनएसओ ने किया था जो वर्ष 2017-18 में, इसके आंकड़ों को लिया गया, और जो उसने लार्ज स्केल पे सर्वे किया था वर्ष 2004-5 में और 2011-12 में। इन तीन सर्वे, ये जो तीन सर्वे हुए हैं, इनके आंकड़ों को लिया गया और इससे कुछ फाइंडिंग्स निकाली गई। वो फाइंडिंग्स क्या थी? फाइंडिंग्स ये थी कि पिछले 14 सालों में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्रोथ रेट रहा है, वो 0.8% रहा है, ठीक है। जबकि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, वो हमारा रहा है 1.7%, ठीक है। अब इन दोनों आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है उससे आधे से भी कम लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आई यहां पर। तो अभी लेटेस्ट एक जो 2017-18 में जो पीरियोडिक सर्वे किया था इसने, एनएसओ ने, तो एनएसओ ने आपके आंकड़ों के अनुसार 2017-18 के कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा था। पिछले 45 वर्षों में 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर थी, ठीक है। इतनी बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में कभी नहीं रही। तो ये एक जो है ना फाइंडिंग इसमें आई थी। इसीलिए जो है ना जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने जो है ना एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड पर जो है ना अपना एक सर्वे करवाया था, ठीक है। तो अब सर्वे में बाकी क्या फाइंडिंग्स मिली? सर्वे के अनुसार कि पिछले 14 सालों में 4.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब इन नए जॉब्स में हम देखेंगे कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड रहा है वो क्या रहा है? तो 4.5 करोड़ में 4.2 करोड़ जो जॉब्स है वो शहरों में जनरेट हुए,
और 30 लाख जॉब्स जो हैं वो गांवों में जनरेट हुए। तो ये एक थोड़ा सा जटिल समस्या है कि गांवों में जो है ना आपके कम जॉब्स जनरेट हो रहे हैं और शहरों में ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसका बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि गांवों में जब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी तो माइग्रेशन जो है ना शुरू हो जाएगा शहरों के लिए, और इससे जो है ना शहरों के ऊपर दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। फिर उसके बाद 4.5 करोड़ में से अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड मेल और फीमेल के बीच में क्या रहा। मेल और फीमेल, तो मेल जो हैं वो 6 करोड़ पुरुषों को जो है ना रोजगार मिला। अब आप बोलेंगे कि भाई सिर्फ 4.5 करोड़ तो रोजगार जनरेट हुआ है और उसमें 6 करोड़ पुरुषों को रोजगार कहां से मिल गया। तो इसका समाधान ये है, इसका जो जवाब ये है कि 1.5 करोड़ महिलाएं रोजगार से आउट हो गई। तो ये पिछले 14 सालों में आप ट्रेंड देख रहे हैं। हमने देखा कि रूरल इलाकों में जो है वो रोजगार केवल 30 लाख जनरेट हुए पूरे भारत में, और शहरों में 4.2 करोड़। तो ये एक चिंताजनक है। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में क्या जॉब एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड रहा है। तो मेल में हम देख रहे हैं कि 6 करोड़ जो पुरुष हैं उनको रोजगार मिला है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, और जो फीमेल हैं उनमें से 1.5 करोड़ जो है ना वो वर्कफोर्स से बाहर हो गई। ठीक है, तो ये भी एक चिंताजनक आंकड़ा है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या रुझान रहा। तो 4.5 करोड़ जो जॉब मिले हैं उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या रुझान रहा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पिछले 14 सालों में 5% की ग्रोथ देखी गई है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन हुआ है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन हुआ है, लेकिन यहां पर एक जो है ना एक खुशी वाली बात यह भी है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन है या फिर जो रोजगार है वो कम हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम 5% ही इंप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, पूरे लेबर फोर्स का। हमारे देश में अभी भी कितना है, लगभग 16%, जो कि ज्यादा है। आजादी के समय कितना था, लगभग 75%, जो कि बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो अब हमारा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है और एग्रीकल्चर सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब जो है वो कम हुए हैं, तो ये अच्छा आंकड़ा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूथ एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा, पिछले यूथ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या रहा पिछले 14 सालों में। तो पिछले 14 सालों में यूथ एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड रहा है कि जो 14 से लेकर 24 साल का एज ग्रुप है, इसमें जो जॉब जनरेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटा है। ठीक है, अब 25 साल से लेकर आगे का जितना भी एज ग्रुप है, 25 साल से लेकर टिल डेथ वाला जो एज ग्रुप है, उसमें जो है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो ये चीज हमें क्या इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब कि लोग एजुकेशन पे ज्यादा ईयर्स खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन और अपनी स्किल्स पे ज्यादा जो है ना लोग टाइम दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो एजुकेशन और स्किल्स का को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, और लोगों की टेंडेंसी भी ऐसी हो रही है
कि वो जो है पहले एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अपने अपने आप को स्किल्ड बना रहे हैं और उसके बाद फिर वो जॉब सर्च में निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा है पिछले मतलब रुझान है पिछले 14 सालों में। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें देख ली, हमने ये भी आपको बता दिया कि भाई हमारा जो एनएसओ का जो इकोनॉमिक्स वो जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था वो 2011-12 का, वो हमने आंकड़ा डिस्कस कर दिया यहाँ पर। फिर हमने जो है ना पीएम एडवाइजरी काउंसिल की जो एक के द्वारा जो एक सर्वे किया गया था वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में उसकी क्या फाइंडिंग्स थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारा एनएसओ द्वारा 2017-18 में जो एनुअल सर्वे किया गया था उसकी क्या फाइंडिंग्स हमने वो भी देख ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के चैप्टर में ये जाना कि रोजगार का पिछले 14 सालों में क्या रुझान रहा है, एनएसओ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और जो एक कमेटी गठित की गई थी उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं, और 2017-18 में जो हमारा जो एक एनुअल सर्वे हुआ था उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।